देखिए आज का एक नया नया क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस का एक लास्ट लेक्चर है। उचाल उचाल कर दो, उसको कम कर दो। ये बात नहीं है। कौन सही है? देखिए हाइट एप्लीकेशन ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एक लास्ट लेक्चर हम आपको आज बताएंगे। वो क्वेश्चंस है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस हैं। The angle of elevation of a bird from a point 15 meter above a lake is 30 degree, and the angle of deviation of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the bird. ठीक है? इसमें एक लेक पहले बनाते हैं। मान लेते हैं ये लेक ये लेक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं लेक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड, यानी एक बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से 50 मीटर एबव, लेक के 50 मीटर एबव, मान लीजिए ये लेक से 50 मीटर जो है, ये 50 मीटर यहाँ, ये 50 मीटर, ये मान लेते हैं पॉइंट को 50 मीटर, एक वो पॉइंट है। और एक यहाँ पे एक बर्ड ऊंचाई पे क्योंकि पॉइंट है, क्योंकि 50 मीटर एबव से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बर्ड का। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ऊंचाई पे रहेगा, और जहां से देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे वो नीचे रहेगा, तभी आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नहीं तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है इस बर्ड का। ये एक बर्ड है, मान लीजिए वो बर्ड पी मान लेते हैं, ये आपका पी पॉइंट है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे बर्ड, यहाँ पे लिख देंगे बर्ड, ये बर्ड है, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए दो लाइन ड्रा करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपका 30 डिग्री बन गया। इस बर्ड का इस 50 मीटर एबव से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। And the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree। जाहिर सी बात है, अक्सर आपने देखा होगा कि लेक फ्लो नहीं करता है, और कहीं भी पानी जब फ्लो नहीं करेगा तो वहां पे आप क्या देखोगे, वहां पे आप कोई भी चीज रहेगी, आप भी पानी के पास या झील के पास जाइए और वाटर फ्लो ना करे, बहे ना, पानी बहता ना है, रुका रहे, तो आप अपना इमेज देख सकते हैं कि नहीं? लेक में इमेज देख सकते हैं। और जब लेक में इमेज हुआ तो ऐसे लेक एक मिरर का काम किया, जैसे शीशे में आप अपना इमेज देखते हैं, है ना भाई। लेक में या कोई पानी में आप अपना चेहरा देख लेते हैं, तो वो आपका लेक या वो वाटर आपके लिए क्या, किसका काम किया? इमेज का काम किया, मिरर का काम किया। वो लेक मिरर हो गया, क्योंकि इस बर्ड का इमेज यहाँ बन रहा है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इसका रिफ्लेक्शन यहाँ। जब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा तो मान लिया जाए ये पॉइंट आपका Q, ये पॉइंट Q है, और ये बर्ड का इमेज यानी इसी बर्ड का इमेज Q पे बना है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मीन इमेज, जैसे यहाँ बर्ड है, इसका इमेज यहाँ बना, तो उसी को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इसका तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट से जो ऑब्जर्व कर रहा है तो ऊपर देख रहा है बर्ड को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, और लेक के अंदर देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन रहा है? यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ ऊंचाई से नीचे देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जिसको देखता है लाइन ऑफ साइट, और एक जो है हॉरिजॉन्टल, ये आपका 60 डिग्री। इसके पहले एसएससी बोर्ड में मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, रिफ्लेक्शन।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अलग टॉपिक था रिफ्लेक्शन, सीबीएसई में नहीं, याद है कि नहीं? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वर्जी। बराबर, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है जब इसका ये इमेज बन रहा है, ये लाइन आप ड्रा कर दीजिए इस तरीके से। ये पी क्यू नाम ले दिया, यहाँ कुछ नाम ले दिया है एम आर, कुछ नाम, इस तरीके से ये इसका डायग्राम। इस डायग्राम पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये डायग्राम सही रहेगा तभी आपका आंसर भी सही आएगा। ये डायग्राम ही गलत बनेगा तो आंसर कहाँ से आएगा? बोलिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लेग इज 60 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया कि P का इमेज या P का रिफ्लेक्शन ये लेग के अंदर, तो ऐसे ही एक तरह का मिरर का काम किया। क्या हुआ? ये मिरर हो गया और यहाँ से एकदम सीधे लाइन आप ड्रा करेंगे, है ना, नॉर्मली। एक बात और, रिफ्लेक्शन में याद रखिए, रिफ्लेक्शन में पॉइंट हमने बताया था, मैं एक मरतबा रिवाइज कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन में हमने कहा था कि जैसे ये मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस और P का रिफ्लेक्शन Q, तो आपने कहा कि M से P की डिस्टेंस और M से Q की डिस्टेंस इक्वल है। याद कीजिए, रिफ्लेक्शन जब भी इमेज होगा तो ये जो डिस्टेंस, या ऐसे समझ लीजिए साइंस में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कि उससे क्या है कि मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है, था कि नहीं? आपने इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े? कि ऑब्जेक्ट से जितना डिस्टेंस आप मिरर से रहेंगे उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज बनेगा, है ना? ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लेन मिरर के द्वारा पढ़ेंगे। तो वही चीज यहाँ पे यूज करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेट कर लें हाइट। ये आपका पूछ रहा है कि लेग से हाइट जो है बढ़ती कितनी है, यही चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसको h मान लेंगे, हाइट ये आपका h, हाइट h है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ बर्ड ऑफ ए बर्ड b h मीटर, खूब ज्यादा इसको h मीटर हाइट हमने मान लिया, ये h मीटर, h मीटर हाइट मान ली। अब उसके बाद देखिए लॉ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां यूज होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जहां m से p की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस m से q, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आएगा। इक्वी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, है ना? ये आप लिख सकते हैं कि mp बराबर mp इक्वल mq, ये आपने इक्वल कर दिया, ये दोनों बराबर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसका मिरर, इसके अंदर डिस्टेंस इक्वल, ठीक है? ये आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा ही है। अच्छा, अब आप बताइए, यहाँ पे आप 50 मीटर है, यहाँ पे भी आपका 50 मीटर हो जाएगा, एक तरह का ये रेक्टेंगल बन गया। और आप जानते हैं कि जब ये इसका नाम दे देंगे ORM इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये 50 होगा। जब ये 50 होगा तो ये पूरा h है, ये 50 है, तो h में से 50 माइनस कर देंगे तो p आ जाएगा। यहाँ p से m तक की डिस्टेंस h है और ये 50 है, h में से 50 माइनस कर लीजिए तो आपका क्या फाइंड हो गया? PR मान लेंगे, ये आपका हो जाएगा PR बराबर h माइनस 50, PR इक्वल h माइनस 50 आ गया। अब उसके बाद PR, अब यहाँ देखिए RQ निकाल लीजिए, RQ क्या हो जाएगा? R से Q, तो RQ को मिल सकते हैं RM प्लस MQ, RM प्लस MQ, RM प्लस MQ आपने लिख दिया, है ना? अब देखिए RM क्या है? RM 50 है और प्लस MQ क्या है? MQH, यानी आप इसको लिख सकते हैं H प्लस 50, ये आपका H प्लस 50, ठीक है ना? अब आपने देखा कि ये आपने रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपने ये फाइंड कर लिया कि PR फाइंड कर लिया और RQ फाइंड,
आप कह सकते हैं कि सर आपने पी आर क्यों फाइंड किया और आर क्यों फाइंड किया। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री को ट्रायंगल पी आर ओ में बन रहा है और पी आर ओ में हमें पी आर फाइंड हो गया, ठीक है ना। और हम आर क्यों फाइंड किए, क्योंकि जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ आर क्यू में बन रहा है, इसलिए हमने आर क्यू फाइंड किया। इसका रीजन भी जान लीजिए कि आर क्यू ट्रायंगल में जब वो एक साइड मालूम हो जाएगा तो अदर साइड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की लगाने की टेक्निक क्या है, इस क्वेश्चन के लगाने की बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं बता चुका हूं। क्या टेक्निक है, अब आप एक काम कीजिए कि ट्रायंगल पी आर ओ में आप ओ आर निकाल लीजिए। याद कीजिए टाइप 2 टाइप 3 या टाइप 2 मैंने बताया टाइप 3, और ट्रायंगल ओ आर क्यू में भी ओ आर निकाल लीजिए, कॉमन साइड, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक एच निकल जाएगा। देखिए कभी क्वेश्चंस को मैंने क्या बताया कि जो आपको टेक्निक बताई जा रही है उस टेक्निक से जो है आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और हमेशा याद भी रहे। अब इसको अगर कायदे से समझ लें, और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं जो टेक्निक बता दिया कि आप इस ट्रायंगल में ओ आर फाइंड कर लीजिए और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ओ आर फाइंड कर लीजिए, दोनों ट्रायंगल में आप ओ आर फाइंड कर लीजिए। जब दोनों ट्रायंगल में आपने ओ आर फाइंड कर लिया तो अगर मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे दे दूं कि प्रूव दैट हाइट ऑफ बर्ड h बराबर अल्फा बीटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा, इस तरीके से प्रूविंग करके आपको मैं दे दूं क्वेश्चंस, और मैं दूंगा एक क्वेश्चंस आपके टेस्ट में, क्वेश्चन दूंगा। इसकी वजह क्या है कि आपको अलग से कोई मेथड का अप्लाई नहीं करना, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, जो मेथड मैं बताया हूं चाहे क्वेश्चन प्रूविंग का हो और चाहे वैल्यू नॉन प्रूविंग का क्वेश्चन, आपको टेक्निक नहीं बदलना है, आपको वही फाइंड करना है। आपने ओ आर फाइंड किया, दोनों ट्रायंगल में आपने ओ आर फाइंड किया, दोनों को कंपेयर कीजिए, ऑटोमेटिक जो फाइंड कर जो आपको निकालना है वो आप निकालोगे, ऑटोमेटिक जो प्रूविंग वाला आ जाएगा। नहीं समझेगा, समझ गए ना। इसलिए अलग से कोई मेथड या कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको टेक्निक बता दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाए, आप कुछ भी कहें फाइंड करने के लिए आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए आर क्यू, अब हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ आर पी में, आपको हमने कहा ओ आर निकाल लीजिए, ओ आर न्यूमरेटर में, पी आर डिनोमिनेटर में, cos 30 डिग्री, ओ आर इक्वल पी आर मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री, आपका ओ आर, हाँ पी आर कितना है, पी आर आपने फाइंड किया h माइनस 50, h माइनस और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी यहाँ √3 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू में, नीचे वाले ट्रायंगल में ओ आर फाइंड करना न्यूमरेटर में अपॉन आर क्यू, ये गिवन है तो ये आपका आ जाएगा cot, क्योंकि यहाँ पे भी वही होगा ना, ओ आर ये इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे भी आएगा और ऊपर में भी आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी cot 60 डिग्री होगा, तो ओ आर इक्वल आपका आ जाएगा आर क्यू, आपका ओ आर इक्वल आ जाएगा आर क्यू मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री, और आर क्यू कितना है, आर क्यू आपका यहाँ फाइंड किया h प्लस 50 और cot tan 60 की √3 यानी 1/√3 आ गया, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। ओ आर दोनों ट्रायंगल में आपने ओ आर फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आप कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से ओ आर से मैं कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h माइनस 50 इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 50 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3h माइनस 150 h प्लस 50, ट्रांसफर कर देंगे h को 3h माइनस h, 50 इधर आ जाएगा 150 प्लस 50 यानी 2h इक्वल 200 और h बराबर 200/2, इसका मतलब आपका आ गया हाइट ऑफ ए बर्ड एबव ए लेक, लेक के ऊपर जो हाइट ऑफ बर्ड है उसकी हाइट आपकी 100 मीटर, ये अपना आंसर है ना। बर्ड की जो हाइट है लेक से कितना ऊपर है, 100 मीटर इसका ऊपर है, बोलिए ठीक हो गया ना, राइट।
ध्यान से देखिए, the angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree। यानी जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट है ए, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, वहां से जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60। मान लिया जाए ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और यहाँ इस ग्राउंड पे ये पॉइंट ए, और यहाँ मान लिया जाए जेट प्लेन, ये जेट प्लेन है, और इस ए पॉइंट से जेट प्लेन का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये जेट प्लेन है, मान लीजिए ये जेट प्लेन, जेट प्लेन पॉइंट ए से जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड के उड़ने के बाद, वैसी बात है वहां पे एंगल 60 था, यहाँ पे एंगल 60 था, और आफ्टर 15 सेकंड 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी वही पॉइंट ए से ही एंगल 30 डिग्री। अब जब एंगल 30 डिग्री हो गया, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा, मतलब कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से इस प्लेन को देख रहा है, और अब उसके बाद 15 सेकंड के बाद या तो प्लेन यहाँ आ जाएगा और या तो प्लेन इधर आ जाएगा, दोनों बात है ना। तो एंगल कम हो रहा है ना, अगर इस साइड आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेन एंगल कम होने का मतलब प्लेन का जो डायरेक्शन इस साइड है, ये प्लेन का डायरेक्शन इस साइड है, यानी प्लेन यहाँ से यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ गया तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री। भाई दूर जाएगा तभी एंगल कम होगा, और करीब आएगा तो एंगल इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर होगी कि जो प्लेन का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, प्लेन का डायरेक्शन इस साइड होगा, ये एंगल कम हो जाएगा। अब इसको हम ग्राउंड को इसी ग्राउंड को हम आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, और यहाँ से ये पहले जेट प्लेन मान लीजिए पी पॉइंट पे था, बाद में क्यों इसका डायरेक्शन इधर है जेट प्लेन का, और ये आपको मान लेते हैं एम और एल, ठीक है ना। और यहाँ जेट प्लेन पी सी क्यू आने में जो टाइम लगा वो 15 सेकेंड लगा, कितना लगा, यहाँ से यहाँ का टाइम दिया 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लगा, यहाँ की टाइमिंग है पी से क्यू की टाइमिंग 15 सेकेंड, ठीक है 15 सेकेंड, और हाइट दिया है 1500 रूट 3, ये इसकी हाइट, यहाँ पे भी वही हाइट होगी जेट प्लेन की, और यहाँ पे भी इसकी हाइट होगी जेट प्लेन, ये दोनों जगह हाइट होगी 1500 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ जेट प्लेन, आपका क्वेश्चन क्या है, जेट प्लेन की स्पीड ऑफ जेट प्लेन। अब जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ जेट प्लेन फाइंड करने के लिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ जेट प्लेन की जो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं फार्मूला बाकायदा लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप जानते हैं कि जो जेट प्लेन जो डिस्टेंस कवर किया वो पी से क्यू ही डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, पी से, ये जो डिस्टेंस कवर किया पी क्यू डिस्टेंस कवर किया, तो पी क्यू डिस्टेंस यानी पी क्यू डिस्टेंस, जब पी क्यू डिस्टेंस कवर किया और इसका टाइम कितना लगा 15 सेकेंड, टाइम आपका 15 सेकेंड, देखिए टाइम दिया है और डिस्टेंस आपका पी क्यू है, और आपका स्पीड ऑफ जेट प्लेन फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, जो जेट प्लेन की स्पीड है वो फाइंड हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका मतलब हम पी क्यू फाइंड कर लें तो आपका स्पीड ऑफ जेट प्लेन फाइंड हो जाएगा।
क्वेश्चन सर कि हमें पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, यही आपका जो टाइप 5 है, यही से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पी क्यू से। जो हमने लास्ट सीट जो दिया था उसमें टाइप 5 यही था, है ना? यही से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पी क्यू। देखिए कैसे पी क्यू फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। पी क्यू इक्वल एम एन। देखिए टेक्निक देखिएगा, एम और एन। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? पी क्यू इक्वल एम एन, और एम एन को आप क्या लिख सकते हैं? ए एन। एम एन यहाँ पे ए एन माइनस ए एम, यहाँ ए से लेके एन तक पूरे में से ए एम को माइनस कर, तो ये आपका आ जाएगा ए एन माइनस ए एम। ये आपका पी क्यू आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और आपका स्पीड आ जाएगा। अब हम ए एन कैसे निकालेंगे? ए एन निकालने के लिए इस ए एन क्यू ट्रायंगल में आएंगे, यानी अब हम बात करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन क्यू, और हमें फाइंड करना है ए एन और गिवन है क्यू एन, यानी बेस यानी cot 30 डिग्री। इसका मतलब ए एन इक्वल आ जाएगा क्यू एन मल्टीप्लाई cot 30 डिग्री, और आपका क्यू एन आ गया कितना? 1500√3 और tan 30 1/√3 यानी √3 यानी 4500 मीटर। √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 4500 मीटर। ये ए एन आ गया। क्या फाइंड हो गया? ए एन। अब आ जाइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी बी। अब हमें ए एम निकालना है, ए एम अपान पी एम, फिर आ जाइए वही ए एम अपान एम पी इक्वल बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ए एम बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ए एम आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज, एन परपेंडिकुलर बेस अपान परपेंडिकुलर cot 60। कितना हो जाएगा? cot 60 डिग्री। ए एम इक्वल एम पी मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री, और एम पी कितना है बताइए? एम पी आपका 1500√3 और cot 60 tan 60 1/√3, ये आ जाएगा 1/√3 है। cot 60 ए एम आपका, ए एम भी आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या दिया है आपने? पी क्यू इक्वल ए एन माइनस ए एम, ये आपका आ जाएगा ए एन कितना है? 4500 मीटर। ये बढ़ जाएगा ना, 1500 मीटर आ जाएगा, 1500 मीटर, ठीक है ना? और ये आ जाएगा 1500 मीटर, और माइनस होगा 3000 मीटर, ये पी क्यू आ जाएगा। अब जब पी क्यू की डिस्टेंस 3 है, 3000 मीटर आ गया, तो अब आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ जेट प्लेन। स्पीड ऑफ जेट प्लेन लिख लीजिए, स्पीड ऑफ जेट प्लेन। जेट प्लेन की जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? पी क्यू आपका है 3000 और अपॉन 15 से कैंसिल कर देंगे 200, ये आपका आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ जेट प्लेन 200 मीटर पर सेकंड। तो कभी-कभी मान लीजिए ये क्वेश्चंस 200 मीटर स्पीड केवल पूछा तो आपने आंसर फाइंड कर दिया, तो आपका करेक्ट है। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड बताइए तो कभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसी के आगे स्टेप बढ़ा दीजिएगा। आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5। आपको बताया गया है कि किलोमीटर पर आवर, जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 18/5 5 हो जाए 20, यानी 720 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ जेट प्लेन आ जाएगी। समझिए बात? तो इस क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉपर्टी थी, मेन टेक्निक आपका ये था। इसका डायरेक्शन, इसका एंगल कम हुआ, इसका इसलिए इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और इसमें स्पीड पूरा, तो हमने कहा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दिया तो डिस्टेंस फाइंड करना था, और इस टाइप के क्वेश्चन की यहीं से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, जैसे हमने यहाँ बताया। बस यहाँ से इसके इक्वल, ये माइनस के बराबर है, दोनों ट्रायंगल में लेकर के फाइंड करके आप आंसर आपका फाइंड। समझ गए?